एपिसोड 120। मुझे वो लड़की फिर से चाहिए। श्रुति ने साध्वी को अनन्या के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहीं अनन्या ने सिर्फ इतना कहा था कि सिंघानिया परिवार को मैं पसंद नहीं थी क्योंकि मेरा कोई फैमिली स्टेटस नहीं है। मगर अब साध्वी सच में वाकिफ थी। अनन्या को उदास देख वो उसका मूड ठीक करने के लिए मजाकिया लहजे में बोली, वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे आंसू गंगा की धार की तरह बहने ही वाले थे। शुक्र मनाओ मैं सही समय पर आ गई, वरना तुम्हें पुतला बने रोता देख कोई भी वीडियो बनाकर वायरल कर देता और तुम कुछ ही घंटों में फेमस हो जाती। यह सुनकर अनन्या ने हंसते हुए कहा, फिर तो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए। तुमने मुझसे मेरी पब्लिसिटी जो छीन ली। पब्लिसिटी? ऐसी पब्लिसिटी से तो अच्छा तुम खुद एक वीडियो बनाकर खुद को एडी की वाइफ के तौर पर रिवील कर दो। फिर पब्लिक क्या, बिजनेसमैन के साथ साथ नेता अभिनेता सब तुम्हारे फैन हो जाएंगे। साध्वी ने कहा और हंसने लगी। कुछ देर ऐसे ही मजाक करने के बाद अचानक से साध्वी को ध्यान आया अनन्या अकेली थी। उसने अनन्या से पूछा, तुम्हारे वो दोनों नमूने, तुम्हारे दो छोटे भाई तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे पहले अनन्या जवाब देती वंश की आवाज आई, हम यहाँ हैं। दोनों जस्ट उनके सामने थे। दोनों को एक्सप्रेशन लेस देख साध्वी धीरे से अनन्या के कान में बोली, एक बात बताऊं, एडी सर के साथ रहने वाले लोग कभी हंसते नहीं है क्या? यह दोनों अभी सही से जवान भी नहीं हुए लेकिन चेहरे से अधेड़ उम्र के आदमी लगते हैं। साध्वी की बात सुनकर अनन्या ने भी नोटिस किया, पहले के मुकाबले दोनों बहुत सीरियस हो गए थे। अनन्या दोनों के पास जाते हुए बोली, वंश, अयान, तुम दोनों मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, इसलिए इतना सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। चलो साथ में शॉपिंग करते हैं। इस पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। फिर चारों ने अपनी शॉपिंग पूरी की और मॉल के रेस्टोरेंट में लंच करने चले गए। साध्वी की शादी 1 महीने बाद थी। इस बीच वो अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि हमेशा से अमेरिका में रहने की वजह से उसका इंडिया में कोई फ्रेंड नहीं था सिवाय अनन्या के। यह उसके लिए एक प्लस पॉइंट था कि अब अनन्या मुंबई में रहने वाली थी, लेकिन उसके साथ हैंग आउट करना आसान नहीं था। इस बारे में सोचते हुए उसने अपना स्पून जोर से टेबल पर पटका और बेहद ही गंभीर स्वर में बोली, गाइज, आई नीड योर हेल्प। हेल्प? कैसी हेल्प? अनन्या ने पूछा। जैसा कि तुम जानते हो, मेरा यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। मेरी बैचलर लाइफ बस 1 महीने की है और मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहती। तो मैं तुम तीनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस 1 महीने के लिए मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। प्लीज मना मत करना। अनन्या ने तो तुरंत हामी भर दी। अयन ने थोड़ा रुककर सोचा और कहा, क्योंकि आप अनन्या दी की दोस्त के साथ उनकी डॉक्टर है और आपका साथ रहना दी के हेल्थ इश्यू के लिए गुड साइन है, इसलिए मैं भी आपको अपनी टीम में आने की इजाज़त देता हूँ। आखिर में तीनों ने वंश को देखा। वंश भी हाँ बोलने वाला था कि तभी उसके फ़ोन पर मुन्ना का मैसेज आया, जिसके बाद वंश ने हाँ बोलने का प्लान तुरंत ड्रॉप करते हुए सीरियस टोन में कहा, मुझे पहले बॉस से बात करना होगा। अगर बॉस ने हाँ कहा तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। सिंघानिया पैलेस। मीनाक्षी जी अरशद, अथर्व और बाकी बच्चों की बचपन की तस्वीरें को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सालों बीत गए थे, बच्चे बड़े हो गए थे, अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया था, ना वो अब पहले जैसी रह गई थी। बीतते वक्त के साथ कितना कुछ बदल गया था। एल्बम के पेज पलटते हुए एक तस्वीर पर उनकी निगाहें ठहर गई। यह तस्वीर पैलेस के बैकयार्ड में खींची गई थी। अरशद, अथर्व, प्रत्युष, निया, पायल के साथ पैलेस में काम करने वाले सभी स्टाफ के बच्चे भी शामिल थे। यह तस्वीर पैलेस के जन्मतिथि पर ली गई थी। इस दिन पैलेस में काम करने वाले सभी स्टाफ के परिवार को पैलेस में इनवाइट किया जाता था और उनको तोहफे दिए जाते थे। मीनाक्षी जी को आज भी वो दिन अच्छे से याद है। स्टाफ को तोहफे देने के बाद बारी बारी उनके बच्चों की थी। बच्चों को देने के लिए कॉपी, पेन, कलर के साथ खिलौने और चॉकलेट मंगाए गए थे। अरशद, अथर्व, प्रत्युष, निया, पायल के हाथों में सभी बच्चों को उनके तोहफे दिलवाए गए। अनन्या संगीता जी का पल्लू पकड़कर सबको टकटकी लगाए देख रही थी। तभी निया अपनी डॉल लेकर अनन्या के पास गई। डॉल अनन्या को देते हुए उसने कहा, यह लो, यह तुम्हें पसंद था ना, आज से यह तुम्हारा। अनन्या ने डॉल को देखा। वही डॉल था जो उसे सराउंड क्वार्टर के बाहर मिली थी और उसी दिन उसके गले में चोट लगी थी। उस दिन की यादें उसे तकलीफ देती थी। अनन्या ने डॉल लेने से इनकार कर दिया तो निया उसे जबरदस्ती डॉल देने लगी। ले लो, अब नखरे मत करो, मुझे पता है तुम्हें यह पसंद है। संगीता जी ने डॉल ले ली और अनन्या को देते हुए कहा, अनन्या, यह कितनी प्यारी है।
क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आई? अब तक सभी का ध्यान निया और अनन्या पर गया। अनन्या ने रुआसी आंखों से ना कहा और डोल संगीता जी से लेकर निया के हाथों में देने लगी। निया को अनन्या का छूना पसंद नहीं आया और उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, छी, दूर रहो मुझसे, तुम्हारे नेल्स कितने गंदे हैं। निया के धक्का देने से अनन्या जमीन पर गिर गई। मीनाक्षी जी ने उसे उठाया और उन्हें एहसास हुआ वो बच्ची निया और पायल के मुकाबले में बहुत पतली और हल्की थी। उन्होंने डांटने के लहजे में संगीता से कहा, संगीता, तुम अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, यह कितनी दुबली पतली है। इतना कहकर उन्होंने अनन्या को देखा जो एकटक अपने नाखूनों को देख रही थी। उसके नाखून सच में गंदे थे। तभी वहां हर्षद आ गया। उसने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से उसे डांटते हुए बोला, मैंने तुम्हें मिट्टी को हाथ लगाने से मना किया था ना, इसके बाद भी तुमने मिट्टी को छुआ। अपने बेटे को अनन्या के साथ प्यार से बात करते देख मीनाक्षी जी थोड़ी हैरान हुई। इससे पहले वो हमेशा मेड से अरशद और अनन्या के बारे में सुनती आई थी, लेकिन सच में उनके बेटे का बर्ताव किसी एक के साथ अच्छा था यह देख वो मुस्कुरा दी। उस वक्त उन्होंने कभी नहीं सोचा था एक दिन अपनी नफरत में वो उसी बच्ची की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगी, जबकि वो अच्छे से जानती थी गलती सिर्फ और सिर्फ उनके पति की थी, लेकिन सजा उन्हें छोड़कर दो मासूम लोगों को मिली थी। संगीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बच्ची जिसके हिस्से में प्यार आना चाहिए था उसे नफरत मिली, अकेलापन मिला, सबके ताने और ना जाने कितनी बद्दुआ उन्होंने खुद से उसे दे डाली थी। इससे वो भी खुश नहीं थी। एक एक करके उनके दोनों बेटे उनसे दूर हो गए। परिवार में उनकी अहमियत खत्म हो गई। 3 साल अपने ही परिवार के बीच रहकर जब उन्होंने अकेलापन, उनके ताने और बेबुनियाद इल्जामों को सहा, तब उन्हें एहसास हुआ वह उनके किए का फल था। उन्होंने एक मासूम बच्ची को जितनी तकलीफ दी थी, कर्मा उनके हिस्से का दर्द उन्हें वापिस कर रहा था। उन्होंने हमेशा अनन्या में संगीता को देखा, लेकिन कभी भी अपने पति में उस हैवान को नहीं देख पाए जिसकी गलतियों ने उन्हें नफरत करना सिखा दिया, जबकि वो कभी वैसी नहीं थी। किसी से नफरत करना तो दूर, वो अपने से छोटों से कभी भी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। उस वक्त कितना सुकून हुआ करता था उनकी जिंदगी में। बच्चों और अपनों के बीच कैसे वक्त कट जाता पता ही नहीं चलता, मगर अब उन्हें सुकून की तलाश करनी पड़ती थी। वक्त काटने के लिए यादों का पिटारा खोलना पड़ता था। एल्बम बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए वो बालकनी में आ गई। वीरान पड़े गार्डन को देखते हुए उन्हें अरशद की कही बात याद आ गई। मोम, क्या आप पहले जैसी नहीं हो सकती? क्या मैं पहले जैसी बन सकती हूँ? क्या मेरे ऐसा करने से मेरी गलतियाँ माफ़ी के लायक हो जाएगी? क्या मेरा परिवार मुझे पहले ही तरह प्यार और सम्मान की नज़रों से देखने लगेगा? अगर ये ऐसा हो सकता है तो मैं ज़रूर पहले की तरह बनना चाहूँगी। कहते हुए वो कमरे में जाने के लिए मुड़ी और अपने सामने एक परछाई को देखा और डर से उनकी रूह कांप उठी। तो तुम अब बदलना चाहती हो? उनके कमरे से एक औरत की डरावनी आवाज़ आई, लेकिन वो औरत अभी भी उनकी नज़रों से दूर थी। हालांकि मीनाक्षी जी इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। लारा, उनके कांपते होठों ने यह नाम लिया और उसी के साथ कमरे में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तो तुम आज भी मुझे नहीं भूल पाए, पर क्या तुम पहचान पाओगी? यह कहने के साथ ही लारा मीनाक्षी जी के सामने आ गई। उसका पूरा चेहरा काले कपड़ों से कवर था। मीनाक्षी जी बस उसकी आंखें देख सकती थी। वो देख सकती थी उन आंखों में कितना गुस्सा, नफरत और बदले की भावना है। आखिर एक वक्त पर उनकी आंखें भी तो ऐसी ही थी। उनके एक्सप्रेशन को देख लारा एक बार फिर हंसने लगी। मीनाक्षी सिंघानिया, तू पहली वो इंसान है जिसने मुझे मेरी आंखों से ही पहचान लिया, और बाकी सब तो मुझे देख भी नहीं पहचान पाए। पहचानते भी कैसे? उन सब के अंदर हमारी जितनी नफरत नहीं भरी है ना। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? मीनाक्षी जी ने पूछा। उन्हें डर लग रहा था, लारा से नहीं, अरशद को फिर से खो देने से। 3 साल बाद वो अपने बेटे से मिली थी। सालों बाद उनके बेटे ने उनसे प्यार से बात की थी। वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने फिर कहा, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। उनके यह कहते ही लारा ने उनका जबड़ा पकड़ लिया और गुस्से में उनकी आंखों में देखने लगी। डर और दर्द से मीनाक्षी जी की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लारा की पकड़ एक क्रूअल शिकारी की तरह थी। उसकी मजबूत पकड़ से खुद को आजाद कराने की ताकत तो आदमियों में भी नहीं थी। फिर मीनाक्षी जी तो उसके सामने एक नन्ही सी जान थी। उन्हें ऊपर उठाते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे वो लड़की फिर से चाहिए।
और तू मुझे उस लड़की को ला कर देगी, वो भी 8 दिन के अंदर। याद रहे 8 से 9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे घड़ी की सुइयां 9वें दिन का इशारा करेंगे, तेरे परिवार का एक सदस्य मेरे हाथों से मारा जाएगा। इतना कहकर लारा ने मीनाक्षी को छोड़ दिया। मीनाक्षी जी नीचे गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब उन्हें कुछ राहत मिली तो उन्होंने लारा को देखा और उसी वक्त लारा ने अपने चेहरे का मास्क हटाया, जिसे देख मीनाक्षी जी के होश उड़ गए। आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लारा का पूरा चेहरा छला हुआ था, नाक टेढ़ी हो गई थी, होठों का शेप बिगड़ गया था, आंखों पर भौवें नहीं थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग और गुस्सा बरकरार था। उसके होठ खुले और हल्के टेढ़े को मुड़े, वो स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल डरा देने वाली थी। 3 साल पहले वो औरत के रूप में एक दरिंदा थी, लेकिन अब उससे औरत का सुंदर शरीर छीन गया था, जिससे उसके क्रूअल नेचर को एक पहचान मिल गई थी, डीमन की पहचान। लारा चली गई, लेकिन उसकी कही बातें मीनाक्षी जी के कानों में अभी भी गूंज रही थी।